दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 64वीं बीपीएससी के मेंस का रिजल्ट आ चुका है और जिन्होंने अच्छा किया है उनको कॉन्ग्रेट्स। और जो अभी 65th बीपीएससी के एग्ज़ाम्स को देने वाले हैं, मतलब जिनका पीटी हो चुका है और वो मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है भारतीय इनिशिएटिव ने। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि जितने भी मेंस के क्वेश्चन आंसर हैं, नॉट क्वेश्चन, सभी के सॉल्यूशन के साथ आपको हर वीडियोस में एक एक करके दिए जाएंगे। पेपर वाइज और सेक्शन वाइज हम लोग सारे आंसर्स को लाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई भी, सिर्फ स्टैट को छोड़कर सारा कुछ, यानी कि 6 सेक्शन आपके पास है, उसमें से 5 सेक्शन हम लोग कवर करेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं, हर बार 1 या 2 क्वेश्चन आपके साथ रहेगा। और इसमें खास फोकस ये किया गया है कि सारे क्वेश्चन जो प्रोबेबल हैं और टू द पॉइंट सारी बातें होंगी। ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव का जो भी पूरा पैटर्न है वो टू द पॉइंट लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। और याद रखिएगा कि अगर आपको कंटेंट ज़्यादा दिखते हैं इसमें, ठीक है, तो आप उसमें से अपने कंटेंट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और वहाँ पे अपने आंसर को इफेक्टिव और यूज़फुल बना सकते हैं। टॉपिक का पूरा कवरेज इसमें आपको मिलेगा। नो डाउट अगर आप वीडियो को देखकर कुछ समझ पाते हैं या फिर आपके कोई सजेशन होंगे तो आप इसमें ज़रूर रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि ये सीरीज आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये ओनली मेंस के लिए है। तो दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस 65th बीपीएससी, वो प्लीज़ इस वीडियो को देखें और अगर पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपके पास जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स होंगे सब ऑटोमेटिक चले जाएंगे। ध्यान रखिएगा, और अगर आप इसको शेयर करते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने प्रश्न से। देखिए प्रश्न, ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है, भारत में विद्युत ऊर्जा उत्पादन का भविष्य, उसके अनवरत व अनियंत्रित उपयोग से होने वाली समस्याओं तथा उसके व्यापक समाधान के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में चर्चा करें। देखिए, जब भी आप आंसर करने जाएंगे तो सबसे पहले आप अपने प्रश्न को 1 से 2 बार जरूर पढ़ेंगे। इस बात का ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को कि आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं। इसके बाद आपका सिर्फ एक स्टेज बचता है जो है इंटरव्यू। तो यहाँ पे आपका सावधान होना काफ़ी ज़रूरी है। आप प्रश्न को अच्छे से पहले समझेंगे, प्रश्न की प्रकृति को पकड़ेंगे और आपको समझना है कि हमारा आंसर किस तरीके से ज़्यादा प्रभावी होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है, चर्चा करें, ठीक है। तो जब हो व्याख्या करें, चर्चा करें, इस पे प्रकाश डालें या विश्लेषण करें, तो इस तरह के आप जितने भी वर्ड्स हैं इन सब का सेंस सिमिलर होता है। मैं इस पे भी एक वीडियो लाऊंगा कि अगर लास्ट में क्या लिखा है तो आपके आंसर में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर आपने फिर अच्छे से प्रश्न को पढ़ लिया है और अगर ये सोच रहे हैं कि आखिर हमसे इसका उत्तर कैसे मांगा जा रहा है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा उत्तर लिखने के लिए प्रश्न की प्रकृति को समझना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग परिचय से। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है परिचय। परिचय का मतलब होता है कि जब किसी भी प्रश्न को आप पढ़ लेते हैं तो उसमें से कुछ खास जो पॉइंट्स हमारे पास हैं या उसमें खास शब्द जो इस्तेमाल किए गए हैं, हम उनको आधार बनाकर सबसे पहले पढ़ने वाले के दिमाग में इस बात का कंसेप्ट भर देंगे। पहले से ही हम इस बात को पुट कर देंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं। आपके उत्तर में वो बातें झलकनी चाहिए जो प्रश्न में पूछा जा रहा है। मतलब कहीं पे ये नहीं फील होना चाहिए कि आप टॉपिक से भटक रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिए कि आपका प्रभावी उत्तर तभी प्रभावी कहलाएगा जब कॉपी जांचने वाले जो भी होते हैं वो आपके उत्तर को आखिरी तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके शब्दों की जो मतलब भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप किस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आपके सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो कितने उम्दा तरीके का है, ये भी बातें सारी चीज़ों के ऊपर गौर करनी आपको ज़रूरी है, ठीक है। कहीं पे भी आपको ऐसा ना लगे कि आप किसी चीज़ का रिपीटेशन कर रहे हैं या फिर एक ही तरह के शब्दों का इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कि आपके आंसर को थोड़ा सा बोरिंग बना देगा और ऐसा लगेगा कि आप कंसेप्ट से परे चल रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, जब आप किसी भी चीज़ का आंसर लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसका परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए, चूँकि हमारा टॉपिक ऊर्जा से रिलेटेड है तो हम लोग पहले उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक कुछ जान लेते हैं, जिसको हम लोग परिचय में डालकर आराम से लिख सकते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न में आप अपना आत्मविश्वास ज़रूर दिखाइएगा। आपके पास जितनी भी जानकारी है और डेटा है, आप सबका इस्तेमाल अपने प्रश्न को प्रभावी बनाने के लिए कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले लाइन में लिखा हुआ है कि किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि
मानव का विकास तथा उसका हर क्षेत्र में सक्षम होना उसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है। देखिए, सिंपल है कि डेवलपमेंट अगर ह्यूमन रिसोर्स का हो या फिर उसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो किसी भी कंट्री का, तो ये डिपेंड करता है कि आपके कंट्री में कितना एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। सिंपल, क्योंकि उसका इस्तेमाल हमें इन चीज़ों की तरफ देखने को मजबूर करता है। देखिए, हर क्षेत्र इसका उपयोग अपरिहार्य है। देखिए, इसका उपयोग कहने का मतलब है कि इसके उपयोग को किसी भी क्षेत्र में नकारा नहीं जा सकता। बिना ऊर्जा के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, हम सबको पता है। हमारी दैनिक ज़रूरतें ऊर्जा उत्पादन का एक बड़ा ही व्यापक उदाहरण पेश करती हैं। यानी आप जो भी करते हैं, जैसे पढ़ने के लिए हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ भी, जैसे पानी भरने के लिए हम लोग को मोटर चलाना है, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सी चीज़ों को आप लेके चलिए जो आपकी दैनिक ज़रूरतें हैं, हम सब देखेंगे कि इसमें एकदम व्यापक तरीके से ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। वाहन चलाने से लेकर रसोई तक में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। देखिए, तो इस तरह से आप अपने इंट्रोडक्शन को प्रभावी बना सकते हैं ताकि आपका आंसर किताबी ना लगे कि जो छात्र है, जो कैंडिडेट है, वो अपना उत्तर अपने शब्दों में लिख रहा है, इसके पास जो जानकारी है वो उसको ट्रांसफॉर्म करके अपने वाक्यों में लिख रहा है, ठीक है। देखिए, अब है कि विश्व की आबादी का 18% जनसंख्या भारत में होने के बावजूद हम ऊर्जा के उत्पादन व उपयोग में अत्यंत ही पिछड़े हुए हैं। देखिए, पूरे विश्व की 18% जनसंख्या भारत में निवास करती है। हमें एक डेटा यहाँ पर मिला, ये हमारे प्रश्न को थोड़ा सा प्रभावी जरूर बनाएगा, क्योंकि आंकड़ों का इस्तेमाल प्रश्न को जोरदार बनाता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। बावजूद इसके हम ऊर्जा में पीछे हैं, ऊर्जा उत्पादन में पीछे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है, हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है जितनी क्षमता हमारे पास होनी चाहिए। अब समावेशी विकास में ऊर्जा का जो योगदान है उसे नकारा नहीं जा सकता। एक शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, समावेशी। इसका मतलब होता है कि समाज का या देश का कोई भी तबका ऐसा ना हो जो इसके पहुँच से अछूता रह जाए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यानी इसका जो योगदान है वो हर क्षेत्र तक होना चाहिए और वहाँ तक इसकी पहुँच होनी चाहिए जहाँ आम नागरिक मौजूद हैं, ठीक है। बजाय इसके हमारी अक्षमता इसके उत्पादन में दिखाई देती है। तो यहाँ पे आपने अपने प्रश्न के जितने भी परिचय का पार्ट था उसको ख़त्म किया है और अब आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। वहाँ से आपका प्रश्न टूटना शुरू होगा और यहाँ से आपको अपने प्रश्न में और धार लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पढ़ने वाले के मन को यहाँ पर से बांधना शुरू करेंगे। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा हम क्या अपने कंटेंट में डालें कि हमारा उत्तर किसी को आखिरी तक पढ़ने तक मजबूर कर दे, जब तक हम अपने प्रश्न को निष्कर्ष तक ना ले जाएं। मैं बार बार बीच में इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं ताकि आपको प्रश्न के साथ साथ प्रश्न के जो चेंजिंग पैटर्न है, कहाँ पे आपका टॉपिक चेंज हो रहा है, वहाँ पर क्या करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब है भारत में ऊर्जा का उत्पादन और उसका भविष्य। देखिए, तो भारत में इसका भविष्य क्या है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी करंट टॉपिक से इसको रिलेट करके डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, ठीक है। या फिर कोई ट्रेडिशनल, अगर आपकी बातें किसी ट्रेडिशनल चीज़ों की तरफ इशारा करती हैं जो पहले से चली आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि पहला लाइन है, ठीक है। इसका प्रभावी होना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, तो मौजूदा हालात में भारत में प्राथमिक ऊर्जा का विश्व का 10% से भी कम उपयोग होता है। विश्व के जितने भी अन्य देश हैं वो जितना ऊर्जा का उपयोग करते हैं, प्राथमिक ऊर्जा का, ठीक है, जो प्राइमरी जो एनर्जी की जो कंजम्पशन है उसमें हमारे देश में उसका 10% से भी कम उपयोग होता है। बात साफ है कि हमारा देश इस लेवल पे भी अभी अन्य देशों से काफ़ी पीछे है। अब देखिए, कारण क्या है। अच्छे पावर ग्रिड का अभाव व ऊर्जा के व्यापक विकल्प अभी भी हमारे देश में पर्याप्त नहीं है। ये बात साफ है कि पावर ग्रिड का अभी बेहतर निर्माण नहीं हो सका है। जितनी हमारी जनसंख्या है उसके हिसाब से हमारा उत्पादन अभी भी थोड़ा कम है, ठीक है। और अभी हमारे पास इसके विकल्प मौजूद भी नहीं है और ना ही हमारी अर्थव्यवस्था अभी इसकी निदानात्मक रणनीति के लिए उपयुक्त है। देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था अगर उतनी उचित हो जाएगी, उतनी उपयुक्त हो जाएगी, तो फिर हम प्रभावी तरीके से इसके उत्पादन को और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखिए, कुछ और भी कारक हैं जिसको हमें ध्यान में रखकर अपने प्रश्न में चिन्हित कर देना है, ठीक है। हमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ना है जिससे ये लगे कि बस हम एक औपचारिकता को निभा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। हमें अभी अच्छे मानव कौशल व सुलभ यांत्रिकी का उपयोग करते हुए अपने ऊर्जा का उपयोग को 4 गुना तक बढ़ाना होगा तथा इसके उत्पादन व वितरण पर विशेष ध्यान देना होगा। देखिए,
यानी हमें अभी स्किल्ड पर्सन और लेबर की ज़रूरत है, अच्छे इंजीनियर्स की ज़रूरत है, ताकि हम क्या कर सकें। और सुलभ यांत्रिकी, देखिए सुलभ यांत्रिकी कहने का मतलब है बहुत सारे जितने भी मतलब जो बड़े बड़े मशीन हैं हमारे पास, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सबका इतना बेहतर प्रोडक्शन हमें करना होगा, इसका ज़्यादा जो फुलफिलमेंट है उसको बढ़ाना होगा, ताकि जो प्रोडक्शन हमारा है एनर्जी का काफ़ी अच्छा हो सके। यहाँ पर एक आपने दिया है लिमिट 4 गुना तक बढ़ाना होगा, क्योंकि हो सकता है कि 4 गुना तक बढ़ाने के बाद हम उन देशों की श्रेणी में आ जाएंगे जो विकसित कहलाते हैं। ठीक है, देखिएगा अब इसके उत्पादन और वितरण पर भी विशेष ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि एक जगह हम लोगों ने ट्रांसफार्मर लगा लिया और हमारे पास बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई ऐसा कुछ सर्किट ही नहीं है, कोई ऐसा प्रॉपर वे नहीं है, तो ये भी हमारी कमी को दर्शाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब है कि अभी हम नाभिकीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और पनबिजली ऊर्जा पे मुख्य रूप से आश्रित हैं। अभी तक तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो भी थर्मल एनर्जी है जो कि कोल से होती है, और जो हम लोग एटम से करते हैं प्रोड्यूस, उसके बाद जो एयर बेस्ड हैं, उसके बाद सारा कुछ जो हम लोग करते हैं वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से करते हैं। तो इन चारों के अलावा भी हमें किसी और विकल्प को ढूंढना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बीते दशकों में इसके विकल्पों पर बल देने जैसे सौर ऊर्जा, पनबिजली संयंत्र, पवन ऊर्जा ग्रिड निर्माण से इस दिशा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यानी पिछले कुछ सालों में अवेयरनेस की मात्रा थोड़ी सी बढ़ी है, जिसमें सरकार और हम लोग जो आम जनता है दोनों का रुझान बढ़ा है। ठीक है, तो इससे सौर ऊर्जा, पनबिजली संयंत्र और पवन ऊर्जा ग्रिड का निर्माण भी हुआ है और इसमें काफ़ी सुधार है। तो ठीक है, लेकिन अभी भी हम लोग इस मामले में बहुत से देशों से पीछे हैं। ठीक है, यानी अभी भी जो हम लोग कर रहे हैं वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए। हमें अच्छे स्रोतों का उचित उपयोग करते हुए इसके उत्पादन को नवीनीकरण प्रदान करना है, ताकि हम लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें। देखिए अब बात कहाँ से कहाँ चली आ रही है, ध्यान से ये देखना है कि हमें अच्छे स्रोतों का उपयोग, यानी जो भी रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं, यानी हमारे पास अर्थ में जितना बड़ा भंडार प्राकृतिक चीज़ों का है जिसे हम नवीकरणीय कह सकते हैं, अगर हम उसका इस्तेमाल करके अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सही ट्रैक पर ला सकते हैं तो समझिए ये बेहतर होगा हमारे देश के लिए और लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। ठीक है, देखिए हमें इसके बढ़ते उपयोग व खपत को ध्यान में रखते हुए उत्पादन में गतिशीलता को और तीव्र करना होगा। बीते वर्ष हमारे देश में उसका उत्पादन केवल अच्छे स्रोतों के क्षेत्र में बढ़कर 10% हो गया है, जो कि सुखद है। देखिए यहाँ पे इस टॉपिक में ये बताया जा रहा है कि अगर हम अपने उत्पादन और खपत दोनों को ध्यान में रखते हैं और प्रोडक्शन को थोड़ा और रैपिड कर देते हैं, तो जो भी हम लोग अभी चाहते हैं उसको जल्द ही प्राप्त कर लेंगे, है ना। इसका मतलब ये है कि केवल अभी देखिए पीछे का एक ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा डेटा, कि पिछले कुछ सालों में हमारा जो अच्छे स्रोतों से उत्पादन ऊर्जा है, मतलब उत्पादित ऊर्जा है, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, वाटर से जो प्रोड्यूस किया गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसमें सिर्फ हमारा इजाफा हुआ है और 10% तक इसकी मात्रा बढ़ गई है। ठीक है, जो कि सुखद है, यानी ये गुड साइन है हमारे लिए, है ना। प्रोडक्शन के लिए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन जो हमारा है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिजल्ट शो कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब एक लाइन है कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में इसके उपयोग में अंतर है। ठीक है, ये बात तो सच है कि शहरी क्षेत्रों में जितना व्यापक इस्तेमाल होता है ऊर्जा का, गाँवों में अभी उतनी तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, आने वाले समय में हमें दोनों क्षेत्रों की ओर समान रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए आने वाला जो समय है, जान रहे हैं कि हम लोग सारे जितने भी हैं एनर्जी हंगर होते जा रहे हैं, तो चाहे गांव हो या शहर हो, हमें क्या करना है, ऊर्जा का प्रोडक्शन इतना अच्छे से इंक्रीज़ कर लेना है ताकि हम सभी की दैनिक ज़रूरतों को पूरा कर सकें और अपने देश की आर्थिक विकास को और एक ज़्यादा गति प्रदान कर सकें। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो देश की ऊर्जा दक्षता की वृद्धि के लिए ही 2001 में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्थापना हुई। आपको पता है कि 2001 में एक हम लोग का ब्यूरो जो था, एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो, उसने क्या किया था कि जो भारत में जो ऊर्जा का उत्पादन है, उसका वितरण है, तथा जगह जगह मीटर्स लगाना, सभी जगह से इसका जितना भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है कि हाँ विद्युत उत्पादन और विद्युत वितरण जो है वो प्रॉपर तरीके से हो, और उसकी गाइडलाइन और मॉनिटरिंग के लिए इसका मतलब फाउंडेशन रखा गया था। यातायात, घरेलू उपयोग, सिंचाई तथा कल कारखानों में इसकी उपयोगिता हमसे उम्दा उत्पादन बनने की गुहार लगा रही है। देखिए यानी कि जो बेसिक नीड्स हमारी हैं, जिसको बेसिक एमेनिटीज़ हम लोग बोलते हैं,
उन सब के लिए हमें ऊर्जा का एकदम बहुत ही नितांत आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए यानी कि अभी की स्थिति देखें तो हमारे देश के 21% भावी तथा 50% ग्रामीण परिवार तक बिजली की पहुंच नहीं है। देखिए ये बात कितनी चिंताजनक है कि देश के 21% गाँवों में, यहाँ पे भावी लिखा गया है, तथा 50% ग्रामीण परिवार तक बिजली की पहुंच नहीं है। ये स्थिति इतनी दयनीय है कि हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और हमारे गाँवों में अभी तक बिजली ठीक से नहीं पहुंच पाई है। ठीक है, अब देखते हैं इसके अनियंत्रित उपयोग जनित समस्याएं व इसके समाधान को। यानी कि अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं और इसका यूज़ जो है अनकंट्रोल्ड है तो वहाँ पर ये और परेशानी का सबब बन जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ग्रामीण इलाकों में इसकी बढ़ती मांग मुख्य रूप से रोशनी में, उद्योग क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में यह उपयोग की दृष्टि से ऊर्जा के दूसरे विकल्पों को पीछे छोड़ते जा रही है। मतलब जितने भी क्षेत्र हमारे अभी यहाँ पर मेंशन है, चाहे ग्रामीण इलाके हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, रोशनी के लिए तो हम लोग इसका उपयोग करते ही हैं घर में। विनिर्माण क्षेत्र यानी कि कंस्ट्रक्शन हो या फिर कहीं पे भी अगर आप देखिएगा, अगर वहाँ पर इस स्रोत से विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो हम क्या करते हैं कि ऊर्जा के दूसरे विकल्पों को थोड़ा सा इस्तेमाल करके और उसका दोहन करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ये वहाँ पर बात लिखी गई है। सिंपल है कि जो काम हमारा विद्युत ऊर्जा से नहीं होगा हम उसके लिए जनरेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग को प्राकृतिक तेल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये क्या है, उसके दूसरे विकल्पों को पीछे छोड़ने की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। विभिन्न ऐतिहासिक अनुभव यह दर्शाते हैं कि वर्तमान समय तक हमारे पास इसके अनियंत्रित उपयोग को रोकने का कोई कारगर तरीका नहीं है। यानी सरकार के बहुत से प्रयास जो हैं अभी तक सार्थक साबित नहीं हुए हैं, क्योंकि जो इसका अनियंत्रित उपयोग है अभी तक कांस्टेंट बना हुआ है। ज्ञातव्य है कि कृषि क्षेत्र में इसका उपयोग मुख्यतः भूमि से पानी निकालने के लिए किया जाता है। आपने अक्सर खेतों में देखा होगा कि किसान जो है वो बिजली का प्रयोग क्या करते हैं, तो कुएं से पानी निकाल कर अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए करते हैं। ठीक है, अगर इन कार्यों में अगर इसकी पूर्ति उपयुक्त तरीके से नहीं हो पाती, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे भी ये क्या करते हैं कि ऊर्जा के अन्य विकल्पों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब शहरी क्षेत्रों की बदलती आधुनिकता और जीवन शैली ऊर्जा की भूखी मशीन होती जा रही है। ये बात सच है कि हम लोग जितने ज़्यादा मॉडर्न हो रहे हैं उतने ही ज़्यादा एनर्जी हंग्री हो रहे हैं। तो वहाँ पर हमको इसका ध्यान रखना है और एक उचित चैनल व कार्य प्रणाली की आवश्यकता है। यानी अगर आप इस पर अगर नज़र नहीं रखेंगे तो ऊर्जा का दोहन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होना शुरू हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि इस बेतरतीब ऊर्जा चक्रण में हमारी अर्थव्यवस्था का आधार निहित है, अतः इसके समाधान हेतु हमें कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए। आपको पता है कि जिस देश की एनर्जी प्रोडक्शन जितनी अच्छी है उसका कंजम्पशन उतना अच्छा है, वो देश डेवलप कंट्री की श्रेणी में आता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं कि इस मामले में सरकार ने सामरिक तरीके से तथा कारगर स्वदेशी तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यानी ध्यान से ये देखना है कि अब इसका जो उपयोग हो रहा था उसको उपयोग प्लस उत्पादन दोनों को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने और हमारी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। देखिए, तो सबसे पहले यह है कि बीते दिनों इन्हीं तथ्यों पर विचार करते हुए भारत ने निश्चय किया कि 2030 तक बिजली उत्पादन की हमारी 40% ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्वच्छ स्रोतों से होगी। ठीक है, यानी कि 2030 तक आज से 10 साल बाद बिजली उत्पादन की जो हमारी क्षमता है वो 40% जो है उसका स्वच्छ स्रोतों से होना तय है। यानी वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पर हम लोग थर्मल पावर यानी तापीय विद्युत ऊर्जा की बात नहीं करेंगे, है ना। जो ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत हैं वहाँ से हम लोग इसका उत्पादन करना शुरू कर देंगे। देखिए, और यह भी उल्लेखनीय है कि 2022 तक हमारी उत्पादन क्षमता के 175 मेगावाट नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों से होने की संभावना है। मतलब जितना हमारा कंजम्पशन है उससे 175 मेगावाट, है ना, ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से करना शुरू कर देंगे। अब देखिए, आज की स्थिति में भारत विश्व में चुनिंदा 10 ऊर्जा उत्पादक देशों में से एक है। देखिए, ये हमारे लिए अच्छी खबर है कि हम लोग जो ऊर्जा के उत्पादन में जो 10 श्रेणी के देश हैं उनमें से हम एक हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब है भावी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कुछ सराहनीय कदम, है ना। यानी कि ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा उपभोग को लेकर सरकार ने भी बहुत से तरीके अभी तक आजमाए हैं,
जिनका उपयोग सराहनीय है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है बायोमास संसाधनों का उपयोग, जिसे हम अपशिष्ट कहते हैं। आपको पता है कि अपशिष्ट अभी देश में कई जगहों पर, कई राज्य में घास, पुआल, गन्ने की जो बची हुई साटी होती है उनका प्रयोग करते हुए ऊर्जा का उत्पादन करना शुरू कर दिया है, जिसे हम लोग बायोमास संसाधन के रूप में देख रहे हैं। ये ऊर्जा का एक नया और बहुत ही आधुनिक विकल्प देखा जा रहा है। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कई ऊर्जा एसोसिएशन संबंधित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिम एसोसिएशन की, जिसमें एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई बड़े देश जो थे ऊर्जा मामले में अपने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए और उनमें इस बात को लेकर कई सारी ट्रीटीज़ भी हुई। कुछ और है जैव सीएनजी का उत्पादन। देखिए जैव सीएनजी का उत्पादन क्या है, जिसमें ये उत्पादन, इसमें खेती के कचरों से जीवाणु शोधन करके हम लोग गैस पैदा करते हैं, जिसे कंप्रेस करके हम लोग क्या करते हैं, अपने वाहनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल है कि ये भी ऊर्जा का बहुत अच्छा विकल्प माना जा रहा है। अब हाल ही में भारत ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के चार्जिंग हेतु कई पब्लिक चार्जिंग प्लांट के निर्माण का भी लक्ष्य रखा है। देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीद तो लेते हैं और उसे क्या करते हैं कि एक बहुत ही बेतरतीब तरीके से अपने घरों में चार्ज करना शुरू कर देते हैं। इससे हमारे पास ये पता नहीं चलता कि किस क्षेत्र में ऊर्जा की कितनी खपत सुनिश्चित की जाए। ठीक है, तो वहाँ पे सरकार ने क्या किया है कि यूनिवर्सल चार्जिंग पॉइंट लगाना शुरू कर दिया है कि यहाँ पर आकर हम लोग कुछ एक निश्चित समय तक अपने वाहनों को चार्ज में रख सकते हैं और फिर अपना उपयोग कर सकते हैं। देखिए इससे क्या होगा कि प्रदूषण में कमी के साथ साथ ऊर्जा के दूसरे विकल्पों का क्षरण नहीं होगा और प्रकृति का संरक्षण करते हुए हम सब उचित तरीके से ऊर्जा का उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अब एक टॉपिक यहाँ पर जो है वो करंट से जुड़ा हुआ है, जो कि काफ़ी रिसेंट टॉपिक है कि मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया के सबसे बड़े सोलर पैनल, जिसकी क्षमता 750 मेगावाट बिजली उत्पादन की है, उसका श्री गणेश प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा किया गया। तो अभी आपने हाल ही में पढ़ा होगा अखबारों में कि 750 मेगावाट की कैपेसिटी से हमारे बहुत ही बड़े सोलर पैनल का जो अनावरण है, एशिया के सबसे बड़े सोलर पैनल जो मध्य प्रदेश के रीवा में है, उसका श्री गणेश प्रधानमंत्री ने किया है। ठीक है, देखिए जिससे आने वाले वर्षों में ऊर्जा पे हमारी आत्मनिर्भरता और सुदृढ़ होगी। तो इससे हम साफ साफ ये कह सकते हैं कि ऊर्जा के मामले में हम लोगों ने कई व्यापक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और ऐसा नहीं है कि इसका रिजल्ट आपको इमीडिएट मिलेगा। आने वाले 2 से 3 सालों में हम लोग देखेंगे कि ये प्लांट्स कैसे हमारे लिए मददगार साबित होते हैं। देखिए इन सारे प्रयासों का एक ही जो है वो मतलब मोटो है, और वो मोटो ये है कि हमारे देश में ऊर्जा का भविष्य सुनिश्चित करना। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब बात करते हैं हम लोग निष्कर्ष की। देखिए निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन। जब आप अपने आंसर को एंड कर रहे होंगे तो निष्कर्ष के रूप में आपको कुछ ऐसे प्रभावी शब्द या फिर प्रभावी सेंटेंसेस लिखने होते हैं जिससे आप अपने आंसर को एक शालीन तरीके से अच्छा एंड दे सकें और वहाँ पर ये लगे कि आपने आंसर को पूर्ण कर लिया है। तो इस बारे में आपको ध्यान रखना ये है कि आपके मन में जो भी बातें इतने दूर तक आंसर को लिखने के बाद आई हैं, आप उन सब का निचोड़ अपने निष्कर्ष में डाल दीजिए। ठीक है, देखिए कैसे। जैसे निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि हमें ऊर्जा के उपयोग व इसके भविष्य को समझते हुए ऊर्जा के नए विकल्पों को तलाशने के लिए नई तकनीक व तरीकों की आवश्यकता है। बात एकदम साफ है। हम लोगों ने 10-15 लाइन का कलेक्शन सिर्फ इसी 2 लाइन में डाल दिया है। ठीक है, अब देखिए, तथा हमें नियत स्वच्छ विधि से पर्यावरण क्षरण तथा ऊर्जा के संरक्षण दोनों पर उचित तरीके से बल देना होगा और हमें अपनी ज़रूरतों को तथा ऊर्जा के मौजूदा उत्पादन को ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग करना होगा। यानी बात सिंपल है कि पर्यावरण का भी हम लोगों को ध्यान रखना है, ऊर्जा संरक्षण भी हमारे लिए एक लक्षित उद्देश्य है। सभी पे एक समान रूप से बल देते हुए हम लोग अपनी दैनिक ज़रूरतों की पूर्ति करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न जिसको हम लोगों ने एक अच्छे प्रयास के साथ देने की कोशिश की और यहाँ पे आपका उत्तर समाप्त होता है। पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं हम लोग बीपीएससी के नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।